एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कमर दर्द से शुरू होती है लेकिन आपके बड़े जोड़ों को इन्वॉल्व कर सकती है, यानी कि आपके हिप जॉइंट को इन्वॉल्व कर सकती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अगर हिप की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो क्या सर्जरी से फायदा मिल सकता है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसी बारे में। और क्या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स को कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस ज्यादा होता है क्या, इस बारे में भी। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ली जाए तो पूरी की पूरी स्पाइन के अंदर हड्डी बन सकती है, जिसको कि बैम्बू स्पाइन कहा जाता है। और जो लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं उनको पता है कि बैम्बू स्पाइन का क्या मतलब होता है, क्योंकि आपकी स्पाइन के अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है। आपकी स्पाइन एक पोजीशन में फिक्स हो जाती है, चाहे वो स्ट्रेट होगी, चाहे वो आगे झुकाव लेके होगी, किसी ना किसी पोजीशन में, चाहे एक साइड टिल्ट लेके होगी, आपकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट खत्म हो जाती है। स्पाइन के साथ साथ अगर आपकी हिप जॉइंट भी फ्यूज हो गए, यानी कि हड्डी बन गई जॉइंट के अक्रॉस, जिसको कहा जाता है बोनी फ्यूजन, तो आपकी हिप जॉइंट पे भी मूवमेंट खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, कितने पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं जो बैठ के खाना नहीं खा सकते, जो बैठ के नहा नहीं सकते, क्योंकि स्पाइन भी फ्यूज हो गई, हिप भी फ्यूज हो गया, आप बैठ नहीं पा रहे हो। आप या तो लेट सकते हो या समहाउ किसी तरह से मैनेज कर सकते हो चलना। बहुत ही डिफिकल्ट होती है लाइफ इन यंगस्टर्स की, और मोस्टली पेशेंट्स यंग एज ग्रुप में होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 35 ईयर्स ऑफ एज। तो ऐसे पेशेंट्स को हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से बहुत फायदा मिलता है। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करने के बाद इनके हिप में मूवमेंट आ जाती है, इनके जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इनको उठना बैठना आसान हो जाता है और एक पेन फ्री कंफर्टेबल लाइफ शुरू हो जाती है। आप अपने काम पे जा सकते हो, अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर सकते हो और अपनी सोशल लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हो। लेकिन जब हम हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एंकाइलोजिंग में करते हैं तो हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात होती है, जब हम इनकी तैयारी कर रहे होते हैं सर्जरी की, जिसको प्री ऑपरेटिव प्लानिंग कहा जाता है, उस दौरान हम इनके स्पाइन के एक्सरेज भी करते हैं। स्पाइन के एक्सरेज करके हम दो तीन चीज़ों को देखना चाहते हैं। एक तो हम देखना चाहते हैं कि उनके स्पाइन और पेल्विस का जो फ्यूजन हुआ है वो किस पोजीशन में हुआ है, यानी कि पेल्विस की पोजीशन कैसी है। ये किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि इसके हिसाब से आपकी कप की पोजीशनिंग डिसाइड की जाती है कि आपकी बॉडी के अंदर एसिटाबुलम में जो कप डाला जाएगा वो कितने एंगल पे डालना है, और वो अलग अलग पेशेंट में अलग अलग हो सकता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और पेल्विस और स्पाइन के फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। दूसरी चीज जो हम देखना चाहते हैं वो है एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप एनेस्थीसिया के लिए जाएंगे, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में सारी बोन बन गई है तो आपके कमर में इंजेक्शन लगाना या स्पाइनल एनेस्थीसिया देना मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपकी बॉडी में जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, जिसके लिए हम नेक के एक्सरेज भी करते हैं अगर किसी पेशेंट की नेक की मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं तो, क्योंकि उस कंडीशन में जनरल एनेस्थीसिया देना भी मुश्किल हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया देने के लिए आमतौर पे अगर नेक की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो जनरल एनेस्थीसिया देना आसान होता है, पर अगर आप अपनी नेक को इधर उधर मूव नहीं कर पा रहे हैं, नीचे ऊपर मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो जनरल एनेस्थीसिया देना भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो उस केस में हमें स्पेशल तरह के फ्लेक्सिबल एनेस्थीसिया की तैयारी करनी पड़ती है, और वो ऑलरेडी हम प्रिपेयर करके रखते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनकी बॉडी में नेक में ये मूवमेंट नहीं है और स्पाइन के अंदर बैम्बू स्पाइन है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपके स्पाइन के एक्सरेज करके या एमआरआई करके हम देखना चाहते हैं वो ये है कि आपके स्पाइन के अंदर कोई वीक पॉइंट तो नहीं है। इसको एंडरसन्स लीजन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी स्पाइन ऊपर भी बैम्बू हो गई, यानी कि बोन बन गई, नीचे भी बैम्बू स्पाइन हो गई और बीच में एक वीक पॉइंट है, तो कभी कभी पेशेंट की बॉडी को पोजीशन करते समय आपकी स्पाइन उस जगह से क्रैक हो जाती है, और अगर वो क्रैक हो जाए तो वहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी हो सकती है और आपके पैरों के अंदर हमेशा के लिए वीकनेस हो सकती है। और ये बहुत ही बेकार कॉम्प्लिकेशन है और हम हर हालत में इसको अवॉइड करते हैं, हर हालत में इसको बचाना चाहते हैं। और पेशेंट्स की प्री ऑपरेटिव प्लानिंग में ही अगर ये चीज पिक हो जाए तो उस चीज को, उस प्रॉब्लम को पहले एड्रेस किया जाता है और आपकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी को बाद में किया जाता है। तो इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि एंकाइलोजिंग के पेशेंट्स में ज्यादा हो सकती हैं एज कंपेयर टू एवीएन पेशेंट्स या हिप आर्थराइटिस पेशेंट्स और नेक फीमर फ्रैक्चर पेशेंट्स। तो इनमें एक और कॉम्प्लिकेशन भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत पेशेंट्स हमें ये पूछते हैं कि सर क्या डिसलोकेशन का चांस ज्यादा होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके स्पाइन के एक्सरेज करके हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका कब किस पोजीशन में जाना चाहिए, और अगर उसको आपकी स्पाइन और हिप की, पेल्विस की अलाइनमेंट के हिसाब से डाला गया तो डिसलोकेशन का चांस ज्यादा नहीं है। पर अगर उसको नॉर्मल पोजीशन में डाल दिया गया ये सोचते हुए कि आपकी स्पाइन नॉर्मल है, तो डेफिनेटली डिसलोकेशन का चांस है। डेफिनेटली आपके कूल्हे का जॉइंट, आपकी बॉल बाहर निकल सकती है सॉकेट से और डिसलोकेशन हो सकती है। कई पेशेंट्स के अंदर सारे प्रिकॉशन, सारे ध्यान रखने के बाद भी ये
हिप में बैलेंसिंग लेनी मुश्किल हो जाती है स्पाइन के फिक्स होने की वजह से, स्पाइन के फ्यूज होने की वजह से, और उन पेशेंट्स के अंदर हम ड्यूल मोबिलिटी इंप्लांट भी यूज करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं ड्यूल मोबिलिटी इंप्लांट क्या है, तो ऊपर दिए हुए लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं और उसमें आप जाके देख सकते हैं कि क्या होता है ड्यूल मोबिलिटी इंप्लांट। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये पिक्चर है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, उसमें हिप रिप्लेसमेंट की और उसके साथ होने वाली प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशंस की, यानी कि इन सारी कॉम्प्लिकेशंस को होने से बचाया जा सकता है। और एक अच्छी सर्जिकल टीम, अच्छी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग, अच्छा एनेस्थीसिया चेकअप और एक बहुत अच्छा ऑपरेशन थिएटर सेटअप अगर हम यूज करते हैं तो इन कॉम्प्लिकेशंस को होने से बचाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के उस हर पेशेंट से शेयर करना चाहिए जिसको हिप में प्रॉब्लम है या जिसको हिप के अंदर प्रॉब्लम अभी शुरुआत भी हुई है, तो उनकी नॉलेज इससे बढ़नी चाहिए, उनकी अवेयरनेस इससे बढ़नी चाहिए। एंड दैट इज द सोल पर्पस ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।